दोस्तों, आज की क्लास में हम फिर से लेकर आए हैं एक अनसॉल्व पेपर जिसका हम सॉल्यूशन आपको वन बाय वन क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाएंगे। एक तरह से रिवीजन टाइप का है। अगर आप इन वीडियो को देख लेते हैं तो आपको एग्जाम के अंदर कोई समस्या नहीं आएगी और आप सीधे के सीधे क्वेश्चन जैसे इस पेपर में दे रखे हैं ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे। तो फिर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, मोलरता तथा मोललता में अंतर स्पष्ट कीजिए। थोड़ी सी इसमें मिस्टेक है पीडीएफ में, इसमें मोललता लिखा है ये, लेकिन मोलरता है। तो सबसे पहले अंतर समझते हैं इन दोनों में, इन दोनों की परिभाषा समझते हैं क्या है, मोलरता क्या है और मोललता क्या है। तो अगर कोई विलयन है और वो 1 लीटर है तो 1 लीटर विलयन में जो विलय के मोलों की संख्या होती है वही मोलरता कहलाती है। 1 लीटर विलयन में विलय के मोलों की संख्या क्या कहलाती है दोस्तों? मोलरता कहलाती है। अगर 1 किलोग्राम विलायक हमने ले लिया और 1 किलोग्राम विलायक में अगर विलय के मोलों की संख्या की बात करें तो मोलरता कहलाती है। अगर हम देखें तो ये ताप द्वारा प्रभावित होती है, ये ताप से प्रभावित नहीं होती है। तो इसके पीछे कारण है, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि ताप से आयतन पर फर्क पड़ता है, ये आयतन है, यह आयतन का फर्क है, इसीलिए यह ताप द्वारा प्रभावित होती है, ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है। तो इसके बाद हम आगे बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, लेंथेनाइड अंकुचन को परिभाषित कीजिए। अब लेंथेनाइड अंकुचन क्या होता है तो इसको समझना है। तो इसको समझने के लिए आप सिंपल सा ये समझिए कि जो ऊपर से नीचे जाते हैं आप साड़ी में तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है, अगर डाउन द ग्रुप जाते हैं तो परमाणु त्रिज्या बढ़ती है। लेकिन डी ब्लॉक के अंदर स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम और यट्रिबियम, लेंथेनम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, हफनियम, अगर डी ब्लॉक में ऐसे बाएं से दाएं जाने से परमाणु त्रिज्या घटती भी है और फिर बढ़ती है। लेकिन ऊपर से नीचे जाते हैं डी ब्लॉक के अंदर तो परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए। स्कैंडियम से बड़ी यट्रिबियम की, यट्रिबियम से बड़ी लेंथेनम की होनी चाहिए। लेकिन क्या होता है, स्कैंडियम से बड़ी यट्रिबियम की तो होती है, लेंथेनम की भी इससे बड़ी होती है। लेकिन जैसे ही टाइटेनियम से जर्कोनियम पे जाएंगे, जर्कोनियम से हाफनियम पे जाएंगे तो टाइटेनियम से ज्यादा जर्कोनियम की होती है, लेकिन जर्कोनियम और हाफनियम की बराबर होती है। टाइटेनियम से बड़ी जर्कोनियम लगभग बराबर होता है हाफनियम के, और इसी के पीछे कारण है लेंथेनाइड संकुचन। लेंथेनाइड संकुचन की वजह से 4D और 5D CD के तत्वों का आकार लगभग बराबर हो जाता है। इसके पीछे कारण क्या है कि इसके बीच में जो F के 14 एलिमेंट जो गायब हैं ब्लॉक के, उनमें 14 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं और वो 14 इलेक्ट्रॉन की पुअर शील्डिंग होती है। 14 इलेक्ट्रॉन की क्या होती है? दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है। F ब्लॉक के इलेक्ट्रॉनों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है, जिससे बाहरी इलेक्ट्रॉन पर आकर्षण बल बढ़ जाता है। और जैसे ही इस पर आकर्षण बल बढ़ेगा बाहरी इलेक्ट्रॉन पर, तो आकर्षण बल बढ़ेगा तो त्रिज्या घट जाएगी, और इतनी घट जाती है बहुत ज्यादा, जो कि लगभग 40 CD के तत्वों के बराबर हो जाती है। इसी घटना को लेंथेनाइड संकुचन कहते हैं। और लेंथेनाइड और एक्टिनाइड की ऑक्सीडेशन संख्या की बात करें तो इनकी कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 और +4 होती है। लेंथेनाइड मेनली +3 ऑक्सीडेशन अवस्था में पाए जाते हैं। तो अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इसमें है उपसह संयोजक यौगिक में संयुक्त बंध सिद्धांत को समझाना है। तो 4 पॉइंट से आप इसको समझ सकते हैं। केवल 4 बातें इस सिद्धांत के अंदर है। संयोजकता बंध सिद्धांत, तो जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं जिसके अंदर मेटल भी होता है, लिगेंड भी होता है। तो सबसे पहला ये थ्योरी कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में जो बॉन्ड होता है वो सह संयोजक बंध होता है। कौन सा बंध होता है दोस्तों? सह संयोजक बंध होता है। पहला ये थ्योरी है, ये कहती है कि मेटल और लिगेंड के बीच में कौन सा बंध होता है? सहसंयोजक बंध होता है। दूसरा ये कहती है कि लिगेंड 2 तरह के होते हैं, एक लिगेंड होता है प्रबल और एक होता है दुर्बल। इस थ्योरी के अंदर ये कोई बात नहीं बताई गई कि कौन सा प्रबल लिगेंड होता है और कौन सा दुर्बल होता है। तीसरा ये थ्योरी क्या कहती है कि जब लिगेंड मेटल आयन के कांटेक्ट में जाता है तो मेटल आयन के जो डी ऑर्बिटल हैं आपस में मिक्स हो जाते हैं और संकरण का निर्माण करते हैं। अगर 2 लिगेंड होते हैं, 4 लिगेंड होते हैं और 6 लिगेंड होते हैं तो संकरण अलग अलग होता है। जैसे 2 लिगेंड के साथ में sp या Hg संकरण होता है, 4 लिगेंड के साथ में sp3 या dsp2 संकरण होता है, और 6 लिगेंड के साथ में sp3d2 और d2sp3 संकरण होता है। अब इनकी संरचनाएं भी हम इसी के साथ बताई देते हैं। ये संरचना रेखीय होती है। sp3 संकरण होगा तो चतुष्फलक की संरचना होगी, और dsp2 संकरण होगा तो संरचना वर्ग समतली होगी। इस पर विशेष ध्यान देना है। और ये बात हमने लास्ट क्लास के अंदर एक क्वेश्चन के द्वारा भी समझी है कि dsp2 संकरण कब होगा और sp3 संकरण कब होगा। साथ में हमने बात करी 6 लिगेंड के केस में। 6 लिगेंड के केस में अष्टफल की ज्यामिति होती है, चाहे संकरण sp3d2 हो या d2sp3 हो। बस फर्क है कि जब बाहर वाला डी ऑर्बिटल यूज होगा तो इसे बाह्य कक्षक संकुल कहेंगे, और जब अंदर वाला यूज होगा तो इसे आंतरिक कक्षक संकुल कहते हैं। और चौथा और स्पेशल पॉइंट जिससे हम ये बता सकते हैं कि संकरण कौन सा होगा, sp3 होगा
या DsP2 होगा, वह है चुंबकीय आघूर्ण। यानी कि सबसे लास्ट पॉइंट में ये थ्योरी ये कहती है कि ये सिद्धांत पूर्ण रूप से किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय आघूर्ण पर निर्भर करता है। किस पर निर्भर करता है, चुंबकीय आघूर्ण पर। जैसे अगर चुंबकीय आघूर्ण 1.73 के आसपास है, इसका मतलब जब हम इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालेंगे तो उसमें 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हमें रखना होगा। अगर हमें 2.8 के आसपास है चुंबकीय आघूर्ण तो 2 हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखने पड़ेंगे। ये फॉर्मूला होता है म्यू स्क्वायर ओनली इक्वल टू अंडर रूट में n+2 से। लेकिन डायरेक्ट आप देख सकते हैं बहुत सिंपल होता है। 1 पॉइंट कुछ है तो 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 2 पॉइंट कुछ है तो 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 3 पॉइंट कुछ है तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, 4 पॉइंट कुछ है तो 4, 5 पॉइंट कुछ है तो 5। जैसे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने देखा था 5.91 था चुंबकीय आघूर्ण, हमने कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे थे, उसमें 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रखे थे। और जो संकट आया था वो कैसा आया था, sp3 संकट आया था और संरचना कैसी थी उसकी, चतुष्फलकी थी। तो इस तरीके से संयोजकता बंध सिद्धांत कंप्लीट होता है। ये ओवरऑल पूरा का पूरा संयोजकता बंध सिद्धांत है। तो देखिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ध्यान से देखेंगे। अगला क्वेश्चन, वोल्टेज तथा फिटिंग अभिक्रियाएं बहुत इंपोर्टेंट है, बहुत आसानी से समझाई थी हमने। सोडियम की अभिक्रियाएं दोनों ही अगर हेलो एल्केन के साथ अभिक्रिया होती है तो वोल्टेज अभिक्रिया होती है, हेलो एरीन के साथ होती है तो फिटिंग अभिक्रिया। जैसे हमने कहा CH3Cl और Na का काम हमने बताया था हेलोजन हटाओ कार्बन को डबल करो, तो ये CH3 दो बार लिख जाएगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम वोल्टेज अभिक्रिया कहते हैं। और बेंजीन के साथ अगर Cl लगा हुआ है तो इसमें Na डाल देते हैं तो बेंजीन 2 बार जुड़ती है इसमें, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम फिटिंग अभिक्रिया कहते हैं। तो जब हेलो एल्केन के साथ सोडियम की अभिक्रिया होती है तो वोल्टेज अभिक्रिया, और हेलो एरीन के साथ होती है तो फिटिंग अभिक्रिया। अगर दोनों को ले लेते हैं तो वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। नेम रिएक्शन में हम इस बात को समझा चुके हैं। तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल, बहुत आसान सा। देखिए जरा ध्यान से, क्या है, मोलरता ज्ञात करनी है। और मोलरता आपको जानते हैं मोल बटे विलयन का आयतन लीटर में होता है। अगर ml में हो विलयन का आयतन किसमें हो, अगर ml में हो तो गुणा कर देंगे 1000 का। और मोल कैसे निकालते हैं, भार बटे अड़वार से। भार कितना है 28 ग्राम, अड़वार कितना है KOH का, तो 28 बटे KOH का अड़वार हो जाता है 39, K का O का 16, H का 1, तो 39 और 45, और 45 और 10 55 और 1 56, तो कितना हो जाएगा ये 28 बटे 56 गुणा 1000। और कितना है ये 500 ml है, जो कितना आसान हो गया, 500 1 या 2 से 56 घटेगा 28 हुआ, 28 से 28 कितना आ गया 1 मोल प्रति लीटर। देखो सिंपल सी कैलकुलेशन है, आपको कैलकुलेशन पे ध्यान नहीं देना ज्यादा, फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। तो देखिए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आपके पास में जो क्वेश्चन है वो मोलेसिस से एथेनॉल बनाने की विधि तथा उसका रासायनिक समीकरण है। आप ध्यान दें कि मोलेसिस कोई नई चीज नहीं है, बल्कि गन्ने की शर्करा है। यानी कि गन्ने की शर्करा से हमें एथेनॉल का निर्माण करना है। गन्ने की शर्करा से क्या करना है, हमें एथेनॉल का निर्माण करना है। अब गन्ने की शर्करा से एथेनॉल का निर्माण किसके द्वारा होता है, किडवन विधि के द्वारा होता है। तो बेसिकली आपको एक किडवन विधि पूछी है। किडवन विधि क्या होता है, किडवन विधि होता है जो सुक्रोज होता है, गन्ने की शर्करा का सूत्र होता है, उसमें यीस्ट डालते हैं, यीस्ट एंजाइम डालते हैं तो एथेनॉल बनता है प्लस CO2 बनता है। लेकिन इस प्रक्रिया में पूरा प्रोसेस होती कैसे है वो समझते हैं। तो सबसे पहले हम गन्ने का रस निकालते हैं, सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, गन्ने का रस निकालते हैं। फिर उस रस का क्या करते हैं, शुद्ध करते हैं उस रस को। फिर उस शुद्ध करने के बाद उसमें यीस्ट कई दिनों तक पड़ा रहता है और उसमें यीस्ट डाल के एंजाइम डाल देते हैं, तो उसमें किडवन होने लगता है और किडवन की प्रक्रिया द्वारा ये एथेनॉल बनता है। अब लेकिन ये अशुद्ध है तो उसको शुद्ध किया जाता है आसवन विधि से। आसवन में ये वाष्प के रूप में एथेनॉल अलग हो जाता है, तो इस तरीके से हम इसको अलग कर लेते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ध्यान से देखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, दो क्रियात्मक समूह हैं कार्बोनिल और कार्बोक्सिलिक अम्ल। इन दोनों की प्रकृति के बारे में पूछा है। तो आप समझिए कि ये अम्लीय प्रकृति का है, लेकिन इसकी प्रकृति अम्लीय नहीं होती है। यह एक नाभिक स्नेही पर योगात्मक अभिक्रिया देने वाला ग्रुप है। ये एक इलेक्ट्रॉन स्नेही क्रियात्मक समूह है, क्योंकि यहाँ पर कोई H नहीं, H+ नहीं दे सकता। और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH में ये जो H है वो एसिडिक होती है, ये नेगेटिव चार्ज इसके अनुनाद के पार्टिसिपेट करता है। इसकी वजह से कार्बोक्सिलिक अम्ल कैसा होता है, अम्लीय होता है, जबकि कार्बोनिल समूह नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ग्लूकोज की दो रासायनिक अभिक्रिया पूछी हैं। तो ग्लूकोज की दो रासायनिक अभिक्रिया आप कोई सी भी लिख सकते हैं। लास्ट क्लास के अंदर हमने बात करी रेड फास्फोरस HI, जो भी टकराएगा एल्कीन बनता है इस रिएक्शन के अंदर, तो C6H12O6। अगर इसके अंदर रेड फास्फोरस HI कराते हैं तो N-हेक्सेन बनता है। क्या बनता है, N-हेक्सेन बनता है। जो भी टकराएगा एल्कीन बन जाएगा। और अगर नॉर्मली और रिएक्शन करना चाहते हैं आप इसको ग्लूकोज को ऐसे लिखें CHOH का होल 4
इसकी कई सारी रिएक्शन करा सकते हैं। PCl5 कराएंगे तो OH हटाओ Cl लगाओ, काम है। NaBH4 कराएंगे तो इसका रिडक्शन हो जाएगा एल्डिहाइड का, और CH2OH और CHOH का होल 4 और CH2OH बनता है। इसका नाम सॉर्बिटॉल है। इसका नाम क्या है? सॉर्बिटॉल, जो कि कोलगेट में प्रयोग होता है। मीठे जो मीठा पदार्थ होता है कोलगेट में, वो सॉर्बिटॉल ही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुत सारी रिएक्शन होती है ग्लूकोज की, आप कोई सी भी कर सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का देखते हैं। इसको कैसे करेंगे? तो शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दे रखा है 0.850, तो P0 से प्रदर्शित करते हैं शुद्ध विलायक के वाष्प दाब को 850, और विलेन का वाष्प दाब, प्राप्त विलेन का वाष्प दाब कितना है? 0.845, थोड़ा सा घट जाता है। कितने क्या मिलाते हैं? 0.5 ग्राम अवास्फिन विलेय मिलाते हैं। किसमें मिलाते हैं? विलायक में। कौन सा विलायक है? बेंजीन, जिसका अणुभार 78 है, और कितने में मिलाते हैं? 39 ग्राम में मिलाते हैं। तो इस सवाल को करेंगे, क्या पूछा है इसमें कि जो 0.5 ग्राम पदार्थ मिलाया है उसका अणुभार कितना होना, यानी कि वो कौन सा पदार्थ होना चाहिए, क्या मिलाया है इसके अंदर। तो उसके लिए फॉर्मूला होता है P0 - PS/PS बराबर विलेय के मोल अपॉन विलायक की मोल। तो आप देखिए जरा, P0 कितना है आपके पास? 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.845, और इसके मोल आप ऐसे निकालेंगे 0.5 बटे अड़वा बटे ये कितना है? 39 बटे 78, 1/2 आ जाएगा ये। तो ये 0.5 बटे अड़वा गुणा 2 बराबर ये जितना भी आए 0.850 माइनस 0.845 अपॉन 0.845, इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या निकल जाएगा? अड़वा निकल जाएगा। तो देखिए जरा, आप आज हमने बात करी है बहुत सारे न्यूमेरिकल्स की, साथ में क्वेश्चंस की। तो देखो इतने आसान क्वेश्चन आते हैं अगर आपने थोड़ा सा भी पढ़ा है, और इन वीडियो को अगर आप लगातार देखते रहेंगे तो सेम ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर मिलेंगे। तो आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू।